हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल केएस अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2024 में हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम मैथ के पेपर की, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पेपर में लगभग 70 के 70 नंबर का पेपर हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को चलिए जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपने अच्छे नंबर लेके आ सके बोर्ड एग्जाम में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर ये वीडियो आपने पूरी नहीं देखी तो बाद में पछताओगे। ठीक है, ये वीडियो लगभग आपके 40 से 50 नंबर कवर कराने वाली है। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा गया है, जो 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनको ही हल कराया जा रहा है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उन सवालों को कैसे क्या हल करना है ये हमें जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए, जैसे कि हम बात करते हैं, आपका परमेय संख्याओं से एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को भी हल कराने वाले हैं। उसके बाद और भी टॉपिक है इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और जल्दी से जल्दी अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी वीडियो मिलती रहे हर सब्जेक्ट की। ठीक है ना। और हाँ, अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो भाई। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता है कि आप हमारे लिए इतना करें। ठीक है, तो चलिए, जैसे ये कह रहा है बेटा, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो इसे हल करने का बोर्ड एग्जाम में क्या तरीका रहेगा, तो देखिए हल क्या करना है आपको। तो सर्वप्रथम क्या करना है, माना √3 एक, इसी तरीके से आपको लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, सेम उसी तरीके से परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि ये परिमेय संख्या मानी है तो फिर तो ये P/Q के रूप में भी होगा, लिख सकते हैं। जहां PQ पूर्णांक है, Q0 = 0 है, और P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है। तो इतनी सी पहले हमको हिंदी लिख लेनी है। ठीक है ना। अर्थात अब हम बात करते हैं, यानी कि √3 = P/Q, ये हो जाएगा। ठीक है, वर्ग करने पर ये हो जाएगा 3 = P²/Q², यानी कि P² बराबर आ जाएगा 3Q²। समीकरण फर्स्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। फिर उसके बाद जहां 3Q² 3 से विभाज्य है, देखो ये 3Q² तो ये कितने से 3 से विभाज्य होगी। तो 3Q² किसकी वैल्यू है, P² की। अब पिताव P² भी 3 से विभाज्य है।
ठीक है। अतः P भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगर P भी 3 से विभाज्य है तो भाई 3 से कितनी बार डिवाइड हो रही होगी, तो इस संख्या को हम देख लेते हैं। तो इधर देखते हैं बेटा, उसके बाद देखिए विभाज्य है तो हम क्या लिख सकते हैं, P में 3 से भाग जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है, तो हमने मान लिया P इक्वल टू 3R। ठीक, अब क्या कर देंगे, वर्ग करने पर तो यहां से हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर समीकरण सेकंड। अब यहां से देखा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। हमने देखा, देखो 3Q स्क्वायर में भी 3 का भाग जा रहा है और यहाँ P स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 3R स्क्वायर है। तो देखो 3QR स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है, P स्क्वायर की वैल्यू 9R स्क्वायर है। तो 9R स्क्वायर में और 3Q स्क्वायर में क्या कॉमन मिल जाएगा, 3 कॉमन मिल जाएगा, वो लिख दिया मैंने। लेकिन हमने पूर्व अवधारणा क्या की थी कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है, और यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या रहा है, 3 है। तो यानी कि जो हमने पहले ये जो माना है, हमने जो अवधारणा की है वो क्या है, गलत है। तो यहां लिख देंगे अतः पूर्व अवधारणा गलत है। तब विरोधाभास से √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमें सिद्ध करना है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर में। तो सेम आपको इसी तरीके से हल करना है। ठीक है, प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर ले, सेम इसी तरह का आपको लिखना है। ठीक है, तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कल आने ही वाला है 27 तारीख को। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वो वाला क्वेश्चन नहीं आता तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा परिमेय संख्या वाला। ये जो आपका रहने वाला ये 3 नंबर में रहने वाला होगा। वो वाला क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का होगा, और ये क्वेश्चन आता है तो आपका ये 3 नंबर में रहने वाला है। चलिए इसको कैसे हल करना है देखो। इसमें भी पहले वही हिंदी लिखनी है। क्या लिखनी है भाई, पहले हम मान लेते हैं। माना 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, जब इतनी सी बात हो जाए फिर उसके बाद तब से पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पी क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तथा पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ठीक है,
तो अब देखिए इसको, इतनी कहानी हमने समझ ली। अब आगे तो जो हमने शब्दों में ये लिखा है इसे हम गणितीय रूप देते हैं बेटा। अर्थात दिख रहा है ना ये, चलिए इसकी कम आ रही है। अर्थात 3 प्लस 2√5 इजकल टू पी अपॉन क्यू। अब क्या लिखेंगे, इधर 3 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2√5 इजकल टू पी माइनस क्यू माइनस 3। जब इसको हम लिखेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, पी माइनस 3q अपॉन क्यू। लेकिन इधर 2 का गुणा हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। तो √5 बराबर रह जाएगा अपना ये समीकरण फर्स्ट। जब इतना हो जाए तो हम देख रहे हैं ये कौन सा पक्ष है आपका, ये भाई बायां पक्ष है। कौन सा, बायां। और ये कौन सा है भाई, दायां। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको कि बायां पक्ष है वो एक अपरिमेय संख्या है और जो दायां पक्ष है वो एक परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो सकती है, कदापि नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो बस इसी भाषा को फिर हमें लिखना है। अतः समीकरण फर्स्ट से बायां पक्ष अपरिमेय तथा दायां पक्ष परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, के बराबर नहीं हो सकती। तब विरोधाभास से 3 प्लस 2 रूट भाग से 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना है, ये आपका 3 नंबर में रहने वाला है। ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि हम मान लीजिए हम समीकरण पढ़ते हैं, दो चरों वाले रेखिक समीकरण। तो वहां पे हमारा क्वेश्चन यहां से भी पुट ऑफ होने वाला है। ठीक है, ये बात बढ़िया तरीका से समझ लें। तो आपने देखा होगा हमारे रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो देखो ये हमारी कंडीशंस दे रखी हैं। एक समीकरण हमारा ये रहा, एक समीकरण ये रहा। ठीक है ना। यानी कि ये समीकरण क्या दे रखा है आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। तो देखिए भाई जब ये गुणांक यानी कि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर ना हो तब ये जो दोनों रेखाएं हैं ये प्रच्छेद करती हुई नजर आएंगी और इनका केवल कितना हल होगा, एक हल होगा, केवल
एक हल होगा। अगर A1 A2 और B1 B2 बराबर C1 C2 है, यानी कि सभी गुणांकों का अनुपात बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं संपाती होने वाली हैं और अपरिमित रूप से इसके क्या होने वाले हैं, अनेक हल होंगे। अगर A1 बट्टे A2 यानी x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर है, लेकिन नियतांकों का गुणांक अनुपात बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है ना, तो ये दोनों रेखाएं इस तरीके से रहेंगी, यानी कि इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, समांतर रहने वाली है। और यह संपाती रेखा है, तो एक रेखा इस तरीके से रहने वाली है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होगी। ठीक, प्रच्छेद रेखाएं कैसे करती हैं, तो एक रेखा भाई इस तरीके से जाएगी और एक रेखा इस तरीके से जाएगी और यहाँ पर काटेगी, तो इसका एक हल हो जाएगा और ये इसी के रूप में चले तो अनेक हल होंगे। और ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो इस प्रकार इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इस बात पर हमें ध्यान रखना है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं। वो कहेगा क्या, 2x प्लस के बाई इज इक्वल टू 4 तथा 5x 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 3 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये दो रेखाएं क्या हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो k का मान क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात है। तो देखिए, जब ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो हमारी ये वाली कंडीशन अप्लाइड हो जाएगी, यही कंडीशन अप्लाइड होगी। प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होगा, x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात नॉट इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ x का गुणांक कितना है 2, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 5, नॉट इक्वल टू, यहाँ y का गुणांक कितना है k अपॉन यहाँ k गुणांक कितना -15। जब हम गुणा कर लेंगे तो इसका इसमें गुणा करें तो 5k नॉट इक्वल टू, इसका इसमें गुणा कर देंगे 30, तो भाग दे देंगे तो k नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा -6, यानी कि यही हमारा हल है। यानी कि k बराबर -6 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि k बराबर क्या नहीं होगा, -6 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है जो हमें दी गई शर्तों के अनुसार हल करते हैं। इसके आधार पर आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने ही वाला है 100%। ठीक है ना, तो इस पूरी थ्योरी को वीडियो रोककर नोट कर लें। ठीक है, वो प्रच्छेद करती हुई रेखा कह सकता है, या संपाती रेखा भी कह सकता है, या समांतर रेखा भी कह सकता है, या ये भी कह सकता है कि केवल एक ही बिंदु पर काटती हैं, केवल एक ही हल है, या अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। तो इनके लिए हमारी यही शर्तें लगने वाली हैं। ठीक है ना, इसी शर्तों को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 9, 4x प्लस 6y बराबर 18। अब ये दो समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है ना, तो हल करने की हमारी 4 विधियां होती हैं, ग्राफ या आलेखन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बीजगणन विधि। ठीक है ना, अगर वो स्पेशल किसी विधि का नाम मांगता है तो हमें उसी विधि से हल करना है। अगर समीकरण दिए केवल हल करने की कह रहा है तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम हल करने वाले हैं विलोपन विधि से, इसे विलोपन विधि से। तो देखिए भाई, अब इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन
गलत दे दिया है आपको, इसको हटा दो। अगला क्वेश्चन हम बना लेते अपनी तरफ से। देखिए अब देखो क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे कि हमने क्या दिया भाई, क्वेश्चन दिया है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, व दूसरा समीकरण दे रखा होगा आपको बेटा 3x टू वाई 6। अब ये तो समीकरण हमको दे रखे हैं, इनको हल करना है किस विधि से, विलोपन विधि से। ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है विलोपन विधि। ठीक, वैसे तो वो कोई भी विधि का नाम नहीं लेता है, तब भी हमारे लिए सबसे इजी पड़ती है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। तो इसमें क्या करता है, एक्स या वाई के किसी एक पद का हमें विलोप करना होता है, इसके लिए उनके गुणांकों को हमें बराबर करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो कैसे करना होता है, तो देखो समीकरण फर्स्ट, और समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर दो तो 3 का गुणा हो गया, वह सेकंड में कितने का गुणा करना है, तो भाई इसका इसमें गुणा कर दो, यानी 2 का करने पर। तो देखिए जब ऐसा करेंगे तो समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा, तो पूरे में 3 का गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6x प्लस 9y बराबर 27। फिर समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करना है पूरे में, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12। अब क्या कर देंगे, घटाने पर। ठीक है ना, अब घटाने पर करेंगे तो क्या होंगे, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 और 4 कितने हो जाएंगे भाई, 13 भाई। इधर से हम 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, अब हल कर लीजिए भाई, तो कितना हो जाएगा, 5 15 बच्चे यहाँ पे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे भाई, अब बाई का हम उसमें भाग दे देंगे, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 15/13 आ जाएगा। ठीक है ना, बाई बराबर कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, अब हमको क्या करना है भाई, ये मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देना है, समीकरण फर्स्ट से। तो ध्यान रखें कैलकुलेशन सही तरीके से हल करें। जैसे कि हमने इसमें 3 का गुणा किया तो 3 दूने 6 हो गया, 3 3 का 9, 27 हो गया। फिर हमने इसमें 2 का गुणा करा, 2 3 6, 2 दूने 4 वाई हो गया, और 2 छिक्के 12 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, घटाने पर, तो 9 में से अब 4 -4 घटा दे तो प्लस का हो गया, तो 9 और 4 क्या हो गए, 13। ठीक है ना, अब हमने समीकरण फर्स्ट में इस वैल्यू को रख देना है, तो देखो 2x प्लस 15, तो देखो यहाँ पर रखेंगे तो 3 है इंटू में, तो 3 रख लेंगे, इंटू बटे 13 बराबर 9। ठीक, तो अब इसको हल करेंगे बेटा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस ये वाली संख्या घट जाएगी, 15 3 45 माइनस 13। अब इसको हल करने वाले बेटा तो 2x इक्वल टू हो जाएगा अपना क्या, 9 13 का 9 में गुणा कर देंगे तो 13 9 117 हो जाएंगे, माइनस 45/13। तो 2x इक्वल टू 45 घटा देंगे तो 7 में 5 गई 2, 11 7 गई तो 2/13। ये बच्चा अपना 2 से भाग काटे तो 2 से ये कट जाएगी कितनी बार, 36 बार। तो x बराबर आ जाएगा बेटा 36/13। तो ये हमारे x और y के मान हो जाएंगे। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन, ये जितने भी ये क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं,
और ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनका बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है ना। तो देखिए हल करते हैं। तो ये प्रश्न है तो जिसमें जो चीजें पूछी जाती है पहले उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इस टाइप का आपका क्वेश्चन आने वाला है, वो आपका 5 से 6 नंबर में रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए माना माना एक महिला एक्स दिन एक्स दिनों वह एक पुरुष बाई दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है, ठीक है। ये मान लिया इतना। तब महिला एक महिला द्वारा एक दिन का कार्य एक दिन का कार्य सॉरी एक दिन का कार्य एक महिला द्वारा एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/x तथा एक पुरुष द्वारा एक दिन का कार्य एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा भाई, 1/22 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार चलना है, जो प्रश्न में कहा गया भाई। तो देखो एक महिला एक दिन में कितना कार्य करती है, 1/x। एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 1/22। तो देखिए पहले क्या कहा उसने, 2 महिलाएं और 5 पुरुष। तो भाई एक महिला 1/x करती तो 2 महिला कितना करेंगे, 2 से गुणा हो जाएगा, 2/x, ठीक। प्लस एक पुरुष 1/22 करता है तो 5 पुरुष कितना है, 5/22 बराबर कितने दिनों में खत्म करते हैं, साथ साथ 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो जब x में एक दिन की बात चल रही है तो ये पूरा काम कितने दिनों में होता है, 4 दिनों में। तो भाई एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक। तथा जबकि 3 महिलाएं काम करें तो भाई एक दिन का एक महिला काम 1/x, तो 3 महिलाओं कितना हो जाएगा, 3/x। और 6 पुरुष, भाई एक पुरुष का काम 1/y, तो 6 पुरुष का कितना हो, 6/y। दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिनों पूरा करते हैं, 3 दिनों पूरा, यानी कि एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/3। अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं भाई। तो देखिए 2y प्लस 5x, या सीधे ऐसे कर लो, चलो ठीक है इसे इतना ही कर लेते हैं, बराबर बट्टे क्या हो जाएगा, xy बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8y प्लस 20x बराबर xy। समीकरण फर्स्ट हो गया ये। यहां करेंगे यही 3y 6x अपॉन xy बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9y प्लस 18x बराबर xy। समीकरण सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है तो देखिए इधर हल कर लेते बेटा।
तो देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से तुलना कर दो भाई। अब तुलना कैसे होगी, क्योंकि ये भी एक्स वाई का मान है इतना और ये भी एक्स वाई का मान है इतना। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी कि 8y प्लस 20x इजक्वल टू 9y प्लस 18x। जब बाई को उधर ले जाएंगे तो उधर क्या बचेगी, बाई बचेगी। 18 को उधर लाएंगे तो 2x बचेगी। ठीक है, ये हमारा समीकरण थर्ड बन गया। अब ये बाई का मान हम कोई भी समीकरण में रख दें, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से, अब फर्स्ट में रखें तो रखिए, देखो बाई की जगह क्या रखते हैं 2x, तो 8, बाई की जगह 2x रखेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएंगे 16x हो जाएंगे। और बाई का मान 2x और यहाँ पे 20x है तो है बराबर, यहाँ बाई की जगह कितना रखेंगे 2x, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा जी। 16 और 20 कितना हो जाएगा 36x बराबर 2x स्क्वायर। एक एक्स तो एक एक्स कट गई, 2x बराबर 36 है तो x बराबर कितना आ जाएगा जी 36, सॉरी 1 मिनट, कितना आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 18। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा ये हो जाएगा 18 दिन, यानी कि मेला 18 दिन में खत्म करिए काम को। समीकरण थर्ड से तो x का मान 18 यहां रख देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 36 दिन, यानी कि पुरुष उस काम को कितने दिन में कर पाएगा 36 दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो वीडियो को रोककर नोट कर लें, अच्छी तरीके से समझ लें, ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है ना, तो रेलगाड़ी व बस द्वारा क्रमश चली गई 4 ज्ञात कीजिए। भाई टोटल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है ना, तो हमें दे रखी है, तो उसने रेलगाड़ी और बस की क्या पूछी है क्रमशः चाल पूछी है। तो चलिए हल करते हैं इसको भी। तो देखिए हल, तो जो चीज पूछी जाती है उसको मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ पे देखिए ये सब काम दिया किलोमीटर में, घंटे की बात हो रही है, तो हमें भी चाल जो माननी है किलोमीटर प्रति घंटे में ही माननी है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्नानुसार, चलिए ठीक है, प्रश्नानुसार हमको चलना है। एक बात तो आइए, कितनी दूरी तय करनी है हमको 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है ना, तो देखो 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करे, किसके द्वारा 60 किलोमीटर, तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यानी कि बात समय की हो रही है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो देखो हम बात करेंगे, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है तो 60 किलोमीटर दूरी हो गई और उसकी चाल क्या है रेलगाड़ी की x, तो यानी कि 60 बट्टे x, यहाँ इतना समय लगने वाला है। तथा शेष दूरी, तो टोटल दूरी हमारी है कितनी भाई 300, 300 में तो 60 रेलगाड़ी से चल रही, तो अब कितनी बची 240, और 240 को कौन चलेगा भाई बस,
तो बस की चाल क्या है 22। अब यहाँ तेज समय लग रहा है और दोनों समय को जोड़ते हैं तो दोनों समय जोड़कर कितने हो जाते हैं 4 घंटे का समय लगता है। कितने का 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। अब 4 घंटे हो गए तथा अगला कह रहा है यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले, यानी कि 100 किलोमीटर भाई रेलगाड़ी से चलेगा तो समय कितना लगेगा, तो दूरी बट्टे चाल भाई सूत्र तथा शेष बस द्वारा। अगर 3 से में से 100 रेलगाड़ी से चल लिया तो भाई बस द्वारा कितना चलेगा 200 किलोमीटर, यानी कि बस से चलेगा 200 किलोमीटर। तो ये इसका समय हो गया और दोनों को जोड़ के कितना समय लगता है, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। तो इसे अमल करेंगे कैसे, 4 घंटा ये हो गया और 10 मिनट का समय लगता है, तो भाई 10 मिनट को हम किस में बदल देंगे, घंटे में बदल देंगे 60 से भाग देके। ठीक है, तो ये आपकी बदल जाएगी वैल्यू। अब इसको हमें क्या करना है भाई, हल करना है। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 घंटे तो लग ही रहे थे, 10 मिनट और अधिक लगेंगे। ठीक है ना, तो 4 ये हो गए और 10 मिनट है तो घंटे में बदल दो भैया, ये हो गए। तो 0 से 0 यहाँ कट जाएगा। अब इनको समीकरण में बदल लो। तो देखो भाई इससे इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 60 बाई यहाँ 240 एक्स हो जाएगा बेटा, बराबर 4 एक्स वाई। ठीक, यहाँ पे बदलेंगे इसी को इसी तरीके से 100 बाई ठीक प्लस 200 एक्स 6 चौका 24 एक 25 बट्टे 6 और एक्स वाई का उधर गुणा हो जाएगा तो एक्स वाई। देखो यहाँ 4 से इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे कितने 4 से, तो 15 चौका 60 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 15 बाई 4 से यहाँ भी भाग कर देंगे तो 60 बार चला जाएगा, बराबर क्या रह जाएगा एक्स वाई। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। यहाँ देखो ये 25 से कट जाएगा, 25 से ये कट जाएगा कितनी बार, देखो ये कट जाएगा 4 बार और ये कट जाएगा कितनी बार 25 अट्ठी तो 8 बार। 6 का इधर भाग हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा गुणा, तो गुणा कर दो 6 चौका 24 बाई 48 एक्स बराबर एक्स वाई, समीकरण सेकंड। अब यहां से हम देखें तो देखो एक्स वाई दोनों में आ रहा है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना, क्योंकि ये भी एक्स वाई का मान है और ये भी एक्स वाई का मान है, तो रख दो 15 वाई प्लस 60 एक्स बराबर 24 वाई प्लस 48 एक्स। तो यहां से हम देखेंगे 15 वाई को जाकर उधर घटा दो तो कितना बचेगा, यहाँ से 15 वाई 24 में तो घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 9 वाई। ठीक, 48 को इधर ला के घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई 12 बाई एक्स। तो यहां से अब देख लो क्या बनने वाला है, तो यहां से हमारा कितने से भाग हो जाएगा 3 से। ठीक है ना, तो यहां से हल कर लो बेटा, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या आ जाएगा 9 को इधर भेज देंगे तो 22 इक्वल टू आ जाएगा हमारा, यानी कि 4/3 एक्स। ये हो जाएगा समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड से वैल्यू हम रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, इधर देख लीजिए समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट अपना यही है। तो देखो बाई की जगह हम क्या रखेंगे 4/3 रखेंगे, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार कटेगा, तो 5 का 20 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 एक्स प्लस 60 एक्स बराबर, यहां भी हम क्या रख देंगे भाई बाई की जगह 4/3 रख देंगे तो 4x² / 3 रहेगा। क्या रहेगा 4x² / 3। अब ये आ गया तो ये कितना हो जाएगा जोड़ लो भाई, तो ये हो जाएगा 80 x बराबर 4x²।
यानी कि बट्टे 3। तो एक एक्स से एक एक्स कट गई और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। 3 से इधर गुणा कर दें तो एक्स और कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहला आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो यानी कि रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मानी थी, एक्स, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तथा समीकरण थर्ड से, तो देखो बाइजिकल टू क्या दे रखा है भाई हमको, 4/3 और x का मान है 60। तो इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 20। तो बाई बराबर आ जाएगा 20 का 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस की चाल कितनी है भैया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसी तरीके से इस सवाल को हमें हल करना है, ठीक है ना। तो देखो इसे भी हम समीकरणों को हमने किससे हल किया, विलोपन विधि से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देखो ये भी अभी जैसा ही क्वेश्चन है, इसे आप हल करके देखें, ठीक है। इसे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके आने के भी चांसेस, ठीक है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसके पूरे चांसेस है, उसी बेसिस पे ये नियम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप हल करके देखें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर कोई बात नहीं, अगर हमें अच्छा स्कोर करना है मैथ के पेपर में तो देखते रहिए, ठीक है। चलो हल। अब देखिए दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो भली बात समझ गए होंगे, दो अंकों की संख्या की बात कर रहा है, तो लिखो, माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या एक्स वाई है, ठीक। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी अंकों का योग, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे दो अंक एक्स और वाई और इनका योग कितना है, 9। समीकरण फर्स्ट बन गया, ठीक है। आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी कि एक्स वाई का 9 गुना कर दो संख्या के अंकों को पलटने से, यानी पलटने से संख्या क्या बनेगी, बाई एक्स बनेगी, से बनी संख्या के 2 गुना है, यानी इसका 2 गुना इसके बराबर है। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, जैसे कि हमें दो अंकों की ये संख्या दे रखी है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इकाई के अंक में 1 का गुणा होता है और दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है, तो इसे हम 50+3 भी लिख सकते हैं ना। तो इस चीज पर हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे हम 53 को 50+3 लिख सकते हैं, यानी कि इकाई के अंक में 1 का गुणा और दहाई के अंक में 10 का गुणा, ठीक उसी प्रकार यहाँ चलेंगे। ये हमारे दो दो अंक हैं, तो देखो एक्स वाई का लिख सकते हैं, वाई का इकाई का अंक है तो 1 का गुणा प्लस एक्स दहाई का अंक है तो 10 का गुणा, इंटू क्या है 9। इधर क्या करें, इधर भी लिखेंगे तो 10 बाई, क्योंकि दहाई का अंक बाई है, प्लस एक्स इंटू 2। जब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा भाई, देख लो, 9 से गुणा कर दो इसमें, 90x प्लस 9y। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 20y प्लस 2x। अब 2 हम इधर घटा दें तो यहाँ रह जाएगा कितना, 88x
9 को उधर जाए घटा दें तो क्या रहेगा 11 वाई। तो यहाँ से y बराबर 11 से ये संख्या कट जाएगी कितनी बार 8x। ये बन गया हमारा समीकरण सेकंड। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे समीकरण फर्स्ट से। इधर देखिए समीकरण फर्स्ट से तो देखो x प्लस y की जगह हम क्या रख देंगे भाई 8x रख देंगे बराबर 9। यानी कि 9x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो x बराबर आ जाएगा कितना 1। समीकरण सेकंड से तो y बराबर 8 इंटू 1x की वैल्यू तो y बराबर कितना आ गया 8। तब अभिष्ट संख्या हमारी क्या आएगी तो अभिष्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी एक्स वाई मानिए तो x का मान 1 है y का मान 1 है तो ये हो जाएगी हमारी 18। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जल्दी से लाइक और कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पर प्रॉब्लम आ रही है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में दिक्कत होने वाली है। हम उस पर भी वीडियो बना के कल डाल देंगे। ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें। ठीक तो चलिए नोट कर लिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है और ध्यान रखें बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर में। ठीक है ना हाइट एंड डिस्टेंस की ऊंचाई तथा दूरी की और 2 में से आपको एक करना पड़ेगा। अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए होंगे उनमें से आपको एक करना है। ये तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ये 3 क्वेश्चन लिए गए यहाँ पे एक ये है एक ये और एक ये तीनों क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अब इनको हल करने वाले देखिए क्या करना है इसमें हल करते हैं। तो देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले पहले इसका हमें डायग्राम खींचना जो भी क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा गया उसी तरीके से। तो देखिए भाई ये कह रहा है एक टावर के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष से 50 मीटर ऊंची इमारत की शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। टावर की मंजिल और टावर और इमारत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। टावर की मंजिल ठीक है ना तो देखिए ये कह रहा है भाई ये एक टावर है। ठीक है ना बढ़िया तरीके से समझना ये क्या है आपका टावर है। ठीक अब ये एक टावर है और टावर के शीर्ष से 50 मीटर ऊंची इमारत है। तो एक ये इमारत बनी हुई है इधर ये क्या भाई इमारत है। ठीक है क्या ये इमारत बनी हुई है ये। ठीक है अब कह रहा है 50 मीटर ऊंची है ये कितनी है 50 मीटर। तो 50 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष और तल के अवनमन कोण यानी इसका शीर्ष ये रहा यहां से इसका कोण यही हो जाएगा। ठीक और पाद का अवनमन कोण अवनमन कोण का है तो ये यहां से बनेंगे भाई ये कितने का दे रखा है आपको 45 अंश और ये कितने दे रखा है 60 अंश सॉरी सर। तो देखिए अब ये हो गया आपको ठीक है ना तो ये 45 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 45 अंश का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है अब हम मान लें कि पूरी इस टावर की ऊंचाई क्या है h है। अगर ये h है तो भाई ये कितनी रह जाएगी फिर
यहां से यहां तक। तो देखो ये टोटल एच थी, तो ये 50, तो ये भी 50 ही हो जाएगी, h माइनस 50 मीटर। ठीक है, अब इसमें हमें नाम दे देना है भाई। तो देखो ए बी सी डी और ई, अब ये नाम दे दिए। तो देखो यहाँ पूछा टावर की मंजिल और टावर और इमारत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ टावर की मंजिल नहीं होगी, यहाँ टावर की ऊंचाई पूछी गई होगी। क्या पूछी गई होगी? ऊंचाई। गलत प्रिंट है ये, ठीक है ना, ऊंचाई पूछी गई है। तो देखो जो चीज पूछी गई है उसे मान लीजिए बेटा आप। माना टावर की ऊंचाई ए बी बराबर क्या है? एच, तथा टावर व इमारत की बीच की दूरी, इमारत की बीच की दूरी, ये भी मान लो बेटा। तो यहां से यहीं तो है टावर और इमारत के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगी बी सी बराबर एक्स। यहां से हमने ये क्या मान ली? एक्स है, और ये एक्स है तो यहां से ये भी दूरी हमारी क्या होगी? एक्स ही होगी। ठीक, अब चलिए अब देखते हैं तब तब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो देखो ए बी सी में, तो इसमें हमें आधार दिया और लंब, और आधार और लंब किस में आते हैं? टेन में आते हैं, ठीक है ना। तो टेन 60 बराबर लंब बट्टे आधार यानी कि h अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है √3। इधर x का भाग हो रहा है तो इधर हो जाएगा इंटू एक्स बराबर h, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, तथा समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज लेना है आपको ए डी ई में, यानी कि ए डी ई में। तो यहाँ पर कौन कितना? 45, यहाँ भी आधार दे रखा है, लंब दे रखा है। तो ठीक है, यहाँ हो जाएगा tan 45 बराबर लंब कितना है? h माइनस 50, आधार क्या है? x। ठीक है ना, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इंटू एक्स इधर ही भेज देंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा h माइनस 50। ठीक है ना, अब ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ से हो जाएगा क्या? h माइनस 50 बराबर x, ये हो गया अपना समीकरण सेकंड। ठीक है, अब यहां हल कर लेंगे बेटा। इधर देखिए समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है? √3 एक्स, तो x का मान क्या है? h माइनस 50 है, h माइनस 50 बराबर क्या है? h, इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, तो √3h माइनस 50 √3 बराबर h। अब h को इधर ले आएंगे तो √3h बराबर 50 √3, ये हो जाएगा। तो इसमें से h कॉमन मिल जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 50 √3, तो h बराबर हो जाएगा 50 √3 अपॉन √3 माइनस 1, हर का परमेकड़ कर देंगे तो 50 √3 पर हो जाएगा √3 प्लस 1, और नीचे √3 का 3 और माइनस 1 यानी 2 बचेगा, 2 से ये कट जाएगा 25 बार, तो एस बराबर आएगा 25, और √3 का भीतर गुणा कर देंगे तो 3 प्लस √3, तो ये हमारी क्या आ गई? ऊंचाई आ गई। क्या आ गई? ऊंचाई। ये 2 से काट दी गई है 25 बार। ठीक है, और √3 का भीतर गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे भाई? हमें किसका मान निकालना है? एच, एक्स का।
तो ठीक है, ये तो h का माना है, तो टावर की ऊंचाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम हल कर देते समीकरण फर्स्ट से। तो देखो भाई, यहाँ क्या करते हैं हम, √3 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो यानी कि h की वैल्यू है, तो देखो यानी कि हम इसको चाहते तो ये भी लिख सकते थे, यहाँ h बराबर 25√3 ब्रैकेट में √3 + 1, ये भी हम लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दें तो देखो √3x, h की वैल्यू लिख दो भाई, तो देखिए 25√3 ब्रैकेट में √3 + 1, तो √3 से √3 कट गई, तो x बराबर आ जाएगा 25 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, x क्या है, टावर और इमारत के बीच की दूरी। तो इस क्वेश्चन को हमें इसी तरीके से हल करना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक कर देख लें या रिपीट करके देख लें। ठीक है, अगर कोई समझ में नहीं आई हो तो रिपीट करके देख लें। अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होने वाला है भाई। अब यहां पर हमको देखना है, ये कह रहा है क्षैतिज तल पर खड़े एक टावर के शीर्ष पर 7 मीटर लंबा ध्वज दंड लगा हुआ है। जमीन पर एक बिंदु से झंडे के शीर्ष और नीचे के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश है। टावर की ऊंचाई दशमलव के एक स्थान तक सही ज्ञात करें। ठीक है ना, तो देखिए भाई, सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना है। चलिए देखिए, क्षैतिज तल पर खड़े, तो देखो भाई ये एक क्षैतिज तल हो गया। ठीक है, क्या ये क्षैतिज तल है ये आपका। ठीक है, इस पर खड़ा है एक टावर, टावर बना दो भाई। ये एक टावर है। ठीक, अब ये टावर दे रखा है, टावर के शीर्ष पर 7 मीटर लंबा एक दंड ध्वज है। यहाँ पर भाई 7 मीटर यहां से लेकर यहां तक क्या लगा है, एक ध्वज लगा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है भाई। क्या है, यहां से यहां तक 7 मीटर ऊंचाई है इस ध्वज की। ठीक है ना, अब जमीन पर एक बिंदु से, अब मान लिया कि जमीन पर ये कोई एक बिंदु है भाई, बिंदु से झंडे के शीर्ष यानी कि सिरा, झंडे के शीर्ष। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसे सीधा कर लीजिए। तो देखिए झंडे का शीर्ष ये दे रखा है, तो शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है ये, और नीचे के उन्नयन कोण क्रमशः, यानी शीर्ष को तो 0, और यहां से यहां पे बनेगा, इसको क्लीन, अब यहां से यहां पर खींचेंगे, यानी कि यहां पर, तो ये कोण कितने का हो जाएगा भाई, 45 का हो जाएगा। ठीक है ना, तो टावर की ऊंचाई, तो हमने मान ली टावर की ऊंचाई क्या भाई, h है, सही ज्ञात की, तो हमने ये भी क्या मान ली, x है। तो यहां से देखो a b c और d हो गया। ठीक, तो अब देखिए हल करते हैं बेटा इसको। तो हमने क्या क्या लिया, इससे पहले मान लो, माना टावर की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर h, तथा बी सी बराबर हमने मान लिया है वो क्या है भाई, x। तब समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज, यहां से ले ए बी सी में ले लीजिए बेटा, ए बी सी में। तो देखो इसमें हमें ये लंब दे रखा है और ये आधार, कितना कोण है 45 अंश। तो देखो tan 45 लंब बट्टे आधार है एच अपॉन एक्स। 45 की वैल्यू होती है 1 बराबर एच अपॉन एक्स, तो एच बराबर आ जाएगा बेटा एक्स, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तथा समकोण त्रिभुज एक और बना दो, देखो डी बी सी में, डी बी सी में, तो यहाँ पे कोण कितना बना ये 60 का, तो देखो tan 60 बराबर, इसमें भी वही बात लंब बट्टे काट, तो लंब यानी यहां से यहां तक क्या हो जाएगा h+7 हो जाएगा जी, बट्टे आधार x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ठीक, और इधर हो जाएगा h+7 बट्टे एक्स, यानी कि इसको हम हल करेंगे तो उधर देख लेते बेटा, तो √3x इक्वल टू h+7 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट से x की वैल्यू क्या है h, तो यहां रख देंगे √3h, h+7, h को उधर ले आएंगे जी, तो h इक्वल टू 7 रह जाएगा जी, तो यहां से हल कर लेंगे, h कौन मिल जाएगी ना, तो यहाँ जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 7, h बराबर हो जाएगा 7 बट्टे √3 - 1, यानी कि h इक्वल टू 7 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि हर का परमेय कर देंगे बेटा, तो √+1 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 - यानी 2 बचेगा। ठीक, अब ये बचा, लेकिन उसने कहा है कि इसकी वैल्यू दशमलव के एक स्थान तक हल करनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हल कर देते इसको, तो देखो h इक्वल टू 2 से ये कितनी कट जाएगी 7, 3.5 बार, 10 कोष्टक में √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 + 1, ये हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे जी, 35 गुना 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 7, इसका गुणा कर लो भाई, 7 पंजे 35, हासिल 3, 10 और 21 31, 31 और 3 34, हासिल 3, 3 दूनी 6 और 6 और 3 9, तो ये आ गई हमारी क्या टावर की ऊंचाई, यही पूछी थी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है ये। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो चलिए जल्दी से इसे भी हल करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका डायग्राम देखिए, एक इमारत के शीर्ष का मीनार के पाद से उन्नयन कोण, मीनार के शिखर के भवन के पाद से विचलन कोण 45 अंश है। यदि टावर 30 मीटर ऊंचा है तो इमारत की ऊंचाई याद कीजिए। तो देखो पहले इसको सवाल को अच्छी तरीके से समझिए, इसमें क्या कहा टावर और मीनार इमारत, ठीक है ना, मीनार और इमारत की बात की गई है, तो इसमें ऊंचा कौन है, तो देखो इमारत के शीर्ष का मीनार के पाद से उन्नयन कोण 30 अंश है, और मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का भवन के पाद से, अब देखो यहाँ मीनार इमारत थी, अब यहाँ पे भवन कर दिया उसने, तो देखो मीनार यहाँ पे ऊंची है, यहाँ भवन की जगह क्या होगा भाई इमारती होगी, क्या होगी इमारत। तो देखो मीनार के शिखर का
इमारत के पाद से विचलन कोण 45 अंश है। यदि टावर 30 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ पर टावर लगा दिया इसने, टावर कहां से आ गया भाई? तो ये क्वेश्चन गलत है बेटा, ये बहुत ही गलत प्रिंट कर दिया इसमें, क्योंकि यहाँ पे इमारत है, यहाँ पे मीनार, फिर यहाँ पे भवन कर दिया, फिर यहाँ पे टावर कर दिया, ठीक है ना। तो इमारत की ऊंचाई पूछी है, ठीक है ना, तो टावर की जगह मीनार होगी, ठीक है ना, टावर की जगह क्या होगी? मीनार होगी। यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगी? मीनार होगी। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या होने वाला है, जैसे देखिए भाई, मीनार हमेशा ऊंची होती है, ये हमारी क्या है? अब देखिए इमारत है ये, और ये क्या हमारा? टावर है, यानी कि मीनार है। अब ये कह रहा है, तो देखो ये हमारी क्या है? इमारत, इधर हमारी इमारत है, और इधर हमारी ये क्या है? मीनार है। इस बात का ध्यान रखें, मीनार ऊंची होती है इमारत के अपेक्षा। अब इमारत के शीर्ष का मीनार के पाद से उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि यहां से यहां तक का कोण कितना है? 30 अंश है, ठीक। और मीनार के शिखर का इमारत के पाद से विचलन कोण 45 अंश है, यानी कि यहां से इसका ये जो कोण है 45 अंश है, ठीक है। 45, टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है। तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमने मान ली इमारत की ऊंचाई क्या है? h है। अब इसको नाम दे दो भाई, ए बी सी और डी, ठीक है। तो देखिए हल, माना इमारत की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई सी डी बराबर एच तथा बी सी बराबर मान लिया क्या है हमारा? एक्स, ठीक है ना। अब देखिए तब समकोण त्रिभुज, तो कौन कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है इसमें हमारा? देखिए ए बी सी बन रहा है हमारा, ठीक है ना। अब ए बी सी बन रहा है, तो ए बी सी में देख लो बेटा, तो इस ए बी सी में कौन कितना हो रहा है? 45। तो tan 45 अंश इक्वल टू लंब बट्टे आधा 30 बट्टे एक्स। tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1 बराबर 30 बट्टे एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया बेटा? 30 मीटर आ गया। इतनी बात क्लियर, ठीक है। इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। तथा एक और समकोण त्रिभुज बना है, देखिए समकोण त्रिभुज बी सी डी में, यानी कि बी सी डी यहां तक का जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा जी, तो देखिए कर दो बेटा, tan 30 का कोण बन रहा है, tan 30 इक्वल टू यानी आधार बट्टे सॉरी लंब बट्टे आधार, यानी h अपॉन एक्स, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 बट्टे रूट 3 बराबर h अपॉन एक्स। समीकरण फर्स्ट से इधर हर का प्रमेय कर देंगे, तो भाई रूट 3 बट्टे कितना हो जाएगा? 3। इधर x की वैल्यू रख देंगे कितना भैया? 30। यहाँ लिखा ही नहीं जाएगा, चलो इधर देख लेते हैं। चलिए, यानी कि हर का प्रमेय कर देंगे, तो इधर हो जाएगा क्या? रूट 3 बट्टे 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई? h अपॉन 30, इससे ये कट जाएगा 10 बार, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का, तो h बराबर आ जाएगा 10 रूट 3, यानी कि h बराबर 10 रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर।
ये हमारा क्या है आंसर। तो इस तरीके से इसे हल कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या हमारा ये है, एक और है ऊंचाई दूरी का जो सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, ध्यान देना इस सवाल को समझने में, ठीक है ना। तो देखिए ये सवाल क्या रहा है, जमीन पर एक बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश है। 30 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। यदि हवाई जहाज 300√3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये √3 होगा बेटा। मीटर की स्थिर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की गति ज्ञात करें, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा अब ये है क्षैतिज, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 3000√3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि अभी जहाज कहाँ पर है, यहाँ पर है, थोड़ा सा मीटर यहाँ पर जहाज उड़ रहा है इस तरीके से, इस तरीके से ये जहाज उड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, ऊंचाई, ठीक है, वो कितनी है 3000√3 है। तो अभी ये कितने का उन्नयन कोण बना रहा है, ये जमीन के एक बिंदु पर यहां से ये बना रहा है 60 अंश का कोण। कितने का बना रहा है 60 अंश का कोण। और 30 सेकंड की उड़ान के बाद ये 30 अंश का कोण बनाता है, यानी कि फिर ये जहाज यहां से चलकर कहाँ पहुंच जाता है भाई, यहां पर पहुंच जाता है इस तरीके से। जब 30 सेकंड में यहां पहुंच जाता है तो फिर इसकी ऊंचाई ये होगी, तब इसका कोण कितना रह जाता है, ये 30 अंश रह जाता है। ये कितने का रह जाता है 30 अंश का रह जाता है, ठीक है ना। और ये वाला जो हमारा कोण है ये कितने का है 60 अंश का है, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है। चलो इसको कलरफुल कर देते हैं। ये कोण कितने का है 60 अंश का, ठीक है। चलिए तो वो कह रहा है हवाई जहाज की गति ज्ञात करें। तो देखो हल करते बेटा, हल माना हवाई जहाज की गति v मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक की ऊंचाई हमको दे रखी है जहाज की, कितनी है ये √3, इतने मीटर दे रखी है हमको ऊंचाई, ठीक है। तो यही ऊंचाई इसकी होगी, ठीक है। पर ये कह रहा है कि यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा है वो कितना है 30 सेकंड है। तो ये दूरी कितनी हो जाए, तो चलो इसको नाम दिया पहले ए बी सी और डी और ए, इसको हमने नाम दे दिया। तो देखो जहाज यहां से यहां तक पहुंचने 30 सेकंड का समय लेता है और उसकी चाल उवी है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये दूरी हो जाएगी 30 उवी, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो चाल हमारी उभी है और समय 30 सेकंड की है, ठीक है। और यहां से यहां तक कितना समय लगेगा, तो यहां से यहां तक मान लिया टी समय लगेगा। कितना समय लगेगा टी समय, टी समय लगता है यहां से यहां तक। तो दूरी क्या हो जाएगी v इंटू टी, क्योंकि दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए तब समकोण त्रिभुज, त्रिभुज पहले ले लेते ए बी सी में। तो ए बी सी में कौन कितने का बना था 60 का, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि ए बी, तो यही दूरी हमारी जो क्या है
ये 3000 √3 मीटर ऊंचाई ये होगी, तो यहाँ पर रख देंगे 3000 √3 अपॉन v इंटू टी। tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर 3000 √3 बट्टे वी टी। √3 से √3 कट गई एक बार, टी को हम इधर भेज देंगे, तो टी बराबर आ जाएगा बेटा 3000 बट्टे वी। ये समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा समकोण त्रिभुज बनेगा, तय कर लो, तथा समकोण त्रिभुज ई डी सी में, तो यहां से हम देखेंगे बेटा तो कौन हो जाएगा 30 अंश का, तो tan 30 अंश बराबर यानी कि इस वाले त्रिभुज में तो हो जाएगा 3000 √3 अपॉन, अब यहां से यहां तक की दूरी रख देंगे भाई, कितनी हो जाएगी वी टी प्लस 30 वी। और √30 का मान कितना होता है जी, तो इधर हल कर लेते हैं। अब देखिए √30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना बेटा 3000 √3 अपॉन वी हमको क्या मिल जाएगी जी कॉमन, या ना रखो तो कोई बात नहीं है, वी टी प्लस 30 वी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी टी प्लस 30 वी √3 से √3 में 3 से हो जाएगा ये 9000। समीकरण फर्स्ट से वैल्यू रख देंगे जी, वी इंटू टी की जगह क्या रख देंगे 3000 अपॉन वी इक्वल टू 9000। 1 मिनट यहाँ पर ये रह गया, प्लस 30 वी इक्वल टू 9000, वी से वी कट गई, तो 3000 इधर जुड़ा उधर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 30 वी बराबर रह जाएगा 9000 माइनस 3000, तो वी बराबर आ जाएगा भाई 6000 बचा इधर, इधर 30 का गुणा हो रहा है, उधर डिवाइड कर देंगे, इससे ये कट जाएगा 0 से 0, तो वी बराबर आ जाएगा भाई 200 मीटर प्रति सेकंड। यही हमारे जहाज की गति है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, और अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो देखो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। इसमें आगे भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आपकी सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये 1 2 3 4 5। इन पांचों क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में कराने वाले हैं, जो आपकी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। हमें कमेंट करके बताएं इस वीडियो की क्या आपको आवश्यकता है, यदि आवश्यकता है तो हमें तुरंत आपको आज ही के दिन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यहीं पर हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।